ईरान ने यूएई पर हमला किया है, वो भी उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कह रहे हैं ईरान का जो वक्त है वो तेजी से गुजर रहा है, यानी कि ईरान टाइम इज रनिंग आउट, वो ये कह रहे हैं और बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे। ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचेगा। जो हमें एक पाबंदी से राहत मिली हुई थी रूस का तेल खरीदने से, वो वेवर खत्म हो गया है। हालांकि भारत की सरकार ये कह रही है कि इस पाबंदी से, वेवर से पहले भी हम तेल खरीद रहे थे, उस दौरान भी खरीद रहे थे, बाद में भी खरीदते रहेंगे। यानी आम जनता को तो ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत किसी से डरता नहीं है, अमेरिका से नहीं डरता, हम तेल खरीदना जारी रखेंगे। We have been purchasing from Russia earlier and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. For OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. Repeatedly, I have told you, and this whatever waiver or no waiver, it will not affect. It shall not affect. Our supplies and all efforts have been taken to that effect. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फिक्र कर देने वाली बात यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की जो ललकार है और जो शोर है वो फिर से सुनाई दे रहा है। खबर आ रही है कि ईरान ने यूएई पर हमला किया है, वो भी उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। और उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो सलाह दी है यूएई को, वो भी हैरान कर देने वाली है। वो कह रहे हैं कि आप बाकायदा उनके द्वीप पर यानी आइलैंड पे ही कब्जा कर लीजिए। तो पूरी खबर जो है वो ये कि यूएई के अल दफरा इलाके में जो बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बाहर ड्रोन के हमले हुए हैं, बिजली के जनरेटर में आग लग गई है। इसके अलावा अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक अभी तक इसमें किसी की जान नहीं गई है, माल का भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में ये बहुत खतरनाक एक सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा और रेडिएशन के लिए, अगर रेडिएशन मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर ये फैल जाता तो बहुत खतरनाक हो सकता था। क्या वाकई ईरान सिर्फ धमकाना चाहता था यूएई को? क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो खबर आई थी वो ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग के दौरान उन्होंने, यानी जो जंग के कुछ हफ्ते हुए थे उसी दौरान उन्होंने बाकायदा एक सीक्रेट विजिट किया था यूएई। और यूएई ने हालांकि इस बात से इनकार किया, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, कम से कम इजराइल कह रहा है। इस पर ईरान ने भी रिएक्ट किया और अब हम देख रहे हैं कि यूएई के ऊपर हमला किया गया है। इसके अलावा अगर आप आंकड़ा देखने की कोशिश करें तो आंकड़ा ये भी बता रहा है कि ये हमला जो हुआ है, यानी ईरान ने इजराइल से ज्यादा हमलों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो यूएई के ऊपर है। यूएई पे ज्यादा हमला हुआ बजाय इजराइल के। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने भी इस बात की निंदा की है, आलोचना की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और एक तरह से एकजुटता दिखाई है यूएई के साथ। लेकिन जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे लिखा है कि ईरान का जो वक्त है वो तेजी से गुजर रहा है, यानी कि ईरान टाइम इज रनिंग आउट, वो ये कह रहे हैं और बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे। ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, ट्रंप ने ये कहा है कि सीधे सीधे आप उनका जो आइलैंड है, जो द्वीप है, उस पर हमला कर दीजिए। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के जो लवान द्वीप है उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है, यानी कि उकसा रहे हैं और ललकार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ जो भारत से संबंधित खबर है और इस खबर से बहुत अलग नहीं है, वो ये कि ये जंग कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक नए जंग के मुहाने खुल रहे हैं। ऐसे में भारत में जो ऊर्जा का संकट है, और खासकर जब जिस वक्त ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं उस वक्त जो हमें एक पाबंदी से राहत मिली हुई थी रूस का तेल खरीदने से, वो वेवर खत्म हो गया है। हालांकि भारत की सरकार ये कह रही है कि इस पाबंदी से, वेवर से पहले भी हम तेल खरीद रहे थे, उस दौरान भी खरीद रहे थे, बाद में भी खरीदते रहेंगे। यानी आम जनता को तो ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत किसी से डरता नहीं है, अमेरिका से नहीं डरता, हम तेल खरीदना जारी रखेंगे। लेकिन ये तेल किस कीमत पर खरीदना जारी रखेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, ईरान के लिए तो हमारे पर पाबंदी लगी हुई है, अब रूस के ऊपर भी नई पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हम इस पाबंदी के बावजूद भी, वेवर यानी राहत के खत्म होने के बाद भी हम तेल खरीदते रहेंगे। तो फिर इसके बाद ये जो संकट है इसे किस तरह से देखा जाए? राजेश महापात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आजाद पत्रकार हैं, इकोनॉमी कवर करते रहे हैं, एक जाने माने एनालिस्ट भी हैं
और उन्होंने, आप ये देखिए कि नक्शा अपने सामने आप देख रहे हैं, उन्होंने अलग-अलग तरह की ये सिनेरियो समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से अलग-अलग अगर तस्वीर उभरती है तो क्या हो सकता है। इसको पढ़िए आप, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। राजेश, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ आप युद्ध नहीं कवर करते, इंटरनेशनल अफेयर्स भी नहीं, लेकिन ये सब कुछ तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से। तो ये इस खबर को जो ईरान ने यूएई पे हमला किया है, इसे क्या आप एक संकट की तरह देख रहे हैं? इससे पहले मैं रूसी तेल की बात पर आऊँ आपके साथ। नहीं, देखिए, जो अभी हाल में पिछले 2 दिनों में जो हुआ है और ट्रंप का जो चाइना विजिट भी जो हुआ है, ये दोनों को अगर हम मिला के देखें तो सिग्नल्स बड़े कंफ्यूजिंग आ रहे हैं। एक तरह से लगता है कि ट्रंप के पास अब और पेशेंस नहीं है ये युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन साथों साथ उनके जो नरम गरम रवैया में भी कोई बदलाव हमें नहीं दिख रहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक अलग तरह का वास्तविकता है जिससे हमें जूझना पड़ेगा। लेकिन जो बात हमें साफ उभर के आ रही है कि जो अनिश्चितता है खाड़ी के देशों में, और जो ये ईरान युद्ध को लेकर जो अनिश्चितता है, वो अनिश्चितता जल्द खत्म होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि सीधा उसका जो प्रभाव है वो कच्चा तेल के क्या भाव विश्व बाजार में रहेगा उसके ऊपर है। और जैसे हमने देखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, ना कि बहुत जल्द कुछ होगा, और हो भी जाए तो एक अलग अरेंजमेंट के साथ होगा जिसका भी प्रभाव फिर से कच्चा तेल के भाव के ऊपर ही पड़ेगा। मोटा मोटा बात यह है कि जिस भाव पे आप कच्चा तेल 3-4 महीने पहले खरीदते थे, ये युद्ध के पहले खरीदते थे, वो भाव आपको अगले कई महीनों तक आप उसका आशा नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब अभी क्या भाव है, अभी हम देख रहे हैं बराबर कभी कभार पूरे ये अब 80 दिन से ऊपर हो गए, 80 दिन के अंदर ऐसे चंद कुछ 2-3 दिन आए। पहले पहले जब ट्रंप कह रहे थे कि मैं डील कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो मार्केट जो है उनके बातों को भरोसा कर लेता था और एक उत्साह दिखाई देती थी, और कच्चा तेल के भाव 90 पे चला जाता था, 90-95 1-2 बार गया है। लेकिन ये 80 दिनों में से आपको मिलेगा कुल मिला के 4 या 5 दिन ऐसे हुए हैं ट्रेडिंग में जब ये हुआ है, लेकिन नहीं तो बराबर जो है 100 के ऊपर। और अब तो कोई भी ट्रंप का कोई एश्योरेंस हो, किसी का भी कोई एश्योरेंस हो, हर चीज को मार्केट में व्यापारी जो है वो डिस्काउंटेड करके चल रहा है, और 100 के ऊपर अब रह रहा है, वो नीचे आने का नाम नहीं दे रहा है। हमारे लिए क्या होता है? जी, मैं राजेश भाई आपसे सवाल भी ले लीजिए आप मेरा अपने जवाब के साथ साथ। वो ये है कि जो भारत में जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसकी जॉइंट सेक्रेटरी ये कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेवर हमारा था हमारे ऊपर या नहीं था, खत्म हो गया। तो एक तरह से भारत एक बहादुरी दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे ये बताइए कि ये पेट्रोल पंप पे जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कई जगह तो लोग मारपीट कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कस्बों में खासकर वहां भी आफत आ रही है, तो ये सब क्या है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल हमारे पास कच्चा तेल का अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है। ये बात सच है कि हम बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सोर्सेस से ले रहे हैं, और समंदर में जो फ्लोट कर रहा है तेल, खास करके रशियन तेल जो है, वो लगभग आज के डेट पर अगर हम बात करें तो 7 मिलियन बैरल्स अभी फ्लोट कर रहा है, जो कि हम लोग पिछले 2 महीने में रशिया से लगभग 2.5 मिलियन बैरल्स लिए हैं। जो, और थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं, ये लगभग हम हर महीने हर 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन लिए, जो कि लगभग 50% है। हम लगभग 5.6-5.7 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन हमारा कच्चा तेल का रिक्वायरमेंट है। अवेलेबिलिटी का कोई वो नहीं है। जो आप कह रहे हैं पेट्रोल पंप के सामने हो रहा है, लाइन लग रहा है, मारपीट हो रहा है, एलपीजी के दौरान भी हमने देखा ब्लैक मार्केटियरिंग हुई। जिस तरह से ब्लैक मार्केटियरिंग हुई उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो कोई सप्लाई डिमांड का इशू नहीं था। ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है, और ब्लैक मार्केटियर जो है अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में रोक सकता है। जब सरकार का भय नहीं रहे, या उन्हीं के लोग अगर ये काम कर रहे हैं, तो आपका अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी ये सब चीज क्रिएट हो सकता है। जो अरफा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे परिस्थितियों में सरकार अपने जनता के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है वो मायना रखता है। 2.5 महीना युद्ध को हो गया, हमारे जो नेतृत्व है उनका एक बयान नहीं आया। हर समय आप बोलते गए कि सब चंगासी,
हम सब कुछ संभाल लेंगे, हमारे पास कोई दिक्कत बात नहीं है। अचानक 75 दिन के बाद आपको महसूस होता है नहीं, संकट भारी है। और आप एक तेलंगाना के दौरा के बीच एक भरी सभा में आप कहते हैं संकट भारी है, और 5 दिन के बाद आप यूरोप में जाते हैं घूमने, वहां पे कहते हैं कि ये डिकेड्स ऑफ डिजास्टर होने की चांसेस है। तो इससे क्या होता है कि एक गलत संदेश जाता है लोगों में, लोग पैनिक बटन प्रेस कर लेते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे पेट्रोल बंद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग पैनिक रिएक्शन। और आजकल के सोशल मीडिया के समय में फेक न्यूज बड़ी रफ्तार से चलता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार का जो कम्युनिकेशन सिस्टम रहा है ये पूरे क्राइसिस के दौरान, इसमें काफी सारे खामियां रहे। दूसरा जो मैं एक बड़ा मुद्दा आपके सामने रखूंगा कि ये पूरे सारे क्राइसिस के दौरान हम जो देख रहे हैं, एक तरह से आप इसको, एक एनालिस्ट ने बड़ा अच्छा कहा, एक्सपर्ट ने कमेंट दिया है, उसी को ही मैं यूज करूंगा। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक एजिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम सर्वाइवल एडेप्टेशन देख रहे हैं कि कैसे अपना बचाव करें, उसके सारे तरीके हम ढूंढ रहे हैं। ये नहीं कि एक सोची समझी रणनीति बना के कैसे आगे बढ़े, ना केवल हम इस संकट को संभाल पाए, लेकिन जब संकट खत्म हो तो हम तेजी से अपना पुनरुद्धार या रिकवरी करें। ये हमें नहीं दिख रहा बहुत है। बड़ी बात आप और कह रहे हैं। जी हाँ राजेश, आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इतनी समस्या इस बात की नहीं है कि क्या तेल मिलना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तेल इतना महंगा हो जाएगा कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद ये पैनिक उभरा है। ये बात मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी बार किसी ने ये बात कही है। आप बहुत बहादुरी के साथ और बहुत साफगोई के साथ इस बात को कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से जनता को, बजाय इसके कि इस तरह के संकट में कम से कम रोजाना ना सही तो एक वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए थी, चाहे वो ऊर्जा मंत्री की तरफ से होनी चाहिए थी या किसी और मंत्री की तरफ से जो जिम्मेदार हैं उनसे होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को खुद आके ब्रीफिंग करनी चाहिए थी। हैदराबाद से जो है वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मैं आपसे कह रहा हूं 1 साल सोना मत खरीदिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, विदेश यात्रा मत कीजिए। तो ये इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क की वजह से पैनिक फैल रहा है। एकदम एकदम। और दूसरा जो हम जब बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि 75 दिन आप एक अलग मैसेज दिए और अचानक वो मैसेज बदल गया। आप देखिए प्रधानमंत्री का बयान आने के बाद सारे सरकार में जितने उच्च पद में हैं लोग, उन सब का स्टेटमेंट्स बदल गया है। आप देखिए आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि रुपए का बचाव करना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, तो मार्केट उसको अलग तरह से देखता है। मार्केट देखता है कि इसका मतलब आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो शायद दबाव में आ गया, आरबीआई बेच नहीं पाएगी और डॉलर रुपए को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, शायद इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये बात कह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे अफसरों के अलग अलग बयान आए हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद एकदम पूरा लैंग्वेज बदल गया है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा भरोसा है सरकार के ऊपर वो टूटता है। हमको लगता है कि अरे 75 दिन आप एक बात कर रहे थे, अचानक आप दूसरा बात कह रहे हो और कारण भी नहीं बता रहे हो। आप ये नहीं बता रहे हो हमको क्यों आपको लगता है कि ये भारी संकट है और आप क्या कर रहे हो। प्रधानमंत्री ने कहा लोगों को कि लोगों को क्या करना चाहिए रुपए का बचाव करने के लिए। रुपए का बचाव लोगों का, आम आदमी का काम नहीं है। रुपए का बचाव आरबीआई का काम है, रुपए का बचाव सरकार का काम है। आप लोग नागरिकों को कहिए, लोगों को कहिए, आम आदमी को कहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है कि आप लोगों को बोले कि विदेश यात्रा पे मत जाओ और खुद 5 देश के विदेश यात्रा पे निकल गए। लोगों को बोले कि निजी वाहन मत चलाओ और सोमनाथ मंदिर के उसमें चले गए आप 50 गाड़ियों का कफिला लेकर। तो ये आम आदमी कंफ्यूज भी हो रहा है, उसका भरोसा टूट रहा है। और आने वाले दिनों में क्या हमारी सरकार, हमारी नेतृत्व इस आर्थिक संकट को के लड़ाई में हमारी सचमुच हमें नेतृत्व दे पाएगी नहीं दे पाएगी, उसके ऊपर प्रश्न। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सच्चाई से काम नहीं लिया जा रहा है, पारदर्शिता से काम नहीं लिया जा रहा है, तो हमारे पास कितना तेल है, हमारे पास काफी तेल है, क्या तेल महंगा मिलेगा, क्या तेल नहीं मिलेगा, ये सारे सवाल पत्रकारों को पता नहीं है इसके जवाब, तो आम जनता को कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं कि झूठ का बाजार गर्म है, फेक न्यूज का, इससे भी दिक्कत हो रही है। बहुत ही संक्षेप में, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, आखिरी बात कि ये जंग जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर ऐसी ही चलती है
है तो विश्व के बाजार में जो ग्लोबल मार्केट है उसमें तेल के दामों पर क्या असर पड़ेगा आने वाले 1 महीने में, संक्षेप में? देखिए, तेल का भाव 100 से नीचे आने का उम्मीद मत रखिए। और जैसे आपने जो पहले चार्ट दिखाया, अगर 100 के ऊपर रहता है तो हमारे यहाँ महंगाई जो है कम से कम 1.5 से 2% और आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में कमर तोड़ महंगाई होगी। कई राउंड पेट्रोल डीजल के और प्राइस हाइक आएंगे। गैस के, सीएनजी के और कुकिंग गैस के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, उनमें और कुछ राउंड प्राइसेस बढ़ेंगे। और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ, जो हमारी आर्थिक अभिवृद्धि है, उसमें भी 1 से 1.5% की घाटा होने की उम्मीद रख सकते हैं। और रुपये के ऊपर दबाव जारी रहेगा। जैसे मैंने चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 से ऊपर रहता है तो लगभग करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो 2% ऑफ जीडीपी के आसपास या ऊपर पार कर जाएगा। उसका मतलब है कि रुपये जो है, साफ जाहिर है कि 100 से नीचे तो नहीं रुकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश महापात्रा, ये तमाम जानकारी देने के लिए।